ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है नस्ट इक्वेशन ना। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। हेडिंग डालिए नस्ट इक्वेशन। इससे पहले कि नस्ट इक्वेशन पढ़ाऊँ, एक बार वापस से इसके प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुआ है उस लेक्चर्स में हमने क्या किया है रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था। गैल्वेनिक सेल को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। और गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो वोल्टाइक सेल यानी कि, और उस वोल्टाइक सेल में आप एनोड पे जिंक और कैथोड पे कॉपर यूज करते थे, तो वो वोल्टाइक सेल बन जाता था डेनियल सेल। क्या किसी को याद है डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। उसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिंक का। और रिडक्शन किसका होता है? कॉपर का। जिंक कहाँ पे होता है? किस इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पे। कॉपर किस इलेक्ट्रोड पे होता है? कौन सा इलेक्ट्रोड डिसोसिएट होता है यानी कि ख़त्म हो जाता है? जिंक। और कौन सा इलेक्ट्रोड डिपॉजिट होता जाता है? कॉपर का। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होते हैं? जिंक से कॉपर। और करंट किस तरफ फ्लो होता है? कॉपर टू जिंक फ्लो होता है। वेरी गुड। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोगों ने ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो किसी भी इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच के डिफरेंस को बताता है। जबकि सेल पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि कैथोड और एनोड के एसआरपी के डिफरेंस को बताता है। अब अगर आपसे पता करना हो कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली एनोड या कैथोड पर रहेगा, तो आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो क्या समझोगे? कि हमने जो अरेंजमेंट किया है एनोड और कैथोड का वो अपोजिट हो, यानी कि हमें जिसको एनोड पे रखना चाहिए हमने उसको कैथोड पे कर दिया, और जिसको कैथोड पे रखना चाहिए उसको एनोड पे कर दिया, इसलिए सेल पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? वापस से सेल को चेंज कर देंगे और सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल के केस में सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, गुड। फिर मैंने आपको बताया था हमें कैसे पता चलेगा किसी भी इलेक्ट्रोड का कि ये ऑक्सीडेशन होगा या इसका रिडक्शन होगा। तो उसके लिए क्या देखना था? एसआरपी। एसआरपी की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो उसका रिडक्शन होगा, एसआरपी की वैल्यू कम हुई तो उसका। मैंने आपको एक मंत्र बताया था, जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका वही नेचर होता है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, या जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके साथ वही होता है। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके लिए मैंने एक एसआरपी की सीरीज तैयार की थी, जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम था और सबसे नीचे फ्लोरीन था। लिथियम का कौन सा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा लिथियम का, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि एसआरपी की इंक्रीज होता चला जा रहा है, और एसआरपी के इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन नेचर क्या, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको तीन चार मेटल दे दिया जाए और उससे बोला जाए कि सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ कर निकाल दो, क्या निकाल दोगे? क्या देखोगे? सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका एसआरपी सबसे कम या सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा होगा। जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? एसआरपी ज़्यादा होगा इसका मतलब वो रिड्यूस होगा, और रिड्यूस हो गया तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
तो अगर किसी का ये पता कराना, ढेर सारे एलिमेंट है उनमें से ये पता करना है कि कौन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या कौन सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जेई का ये फेमस क्वेश्चन है। आपको 3-4 एलिमेंट दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या रिड्यूसिंग नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप आराम से कर लोगे। तो अगर मान लो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले कौन सा एजेंट रखोगे? सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले रखोगे और सबसे घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बाद में रखोगे। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे घटिया मतलब सबसे गंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको सबसे कम पहले रखोगे और सबसे अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बाद में रखोगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक, और हमें कैसे पता चलेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है या बुरा? फिर से बार बार यही एक ही बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरी आपका ये गैल्वेनिक सेल बेस्ड है, और वो क्या है? SRP। SRP ज़्यादा, रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा, द एलिमेंट विल गेट ईजिली रिड्यूस्ड, और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइनली आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिसका SRP ज़्यादा होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना और कोई अलग लैंग्वेज आपको दिख जाती है तो आंखें तुरंत वहीं पे जाकर के रुक जाती हैं। तो ये आँखों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। या तो आप कलर चेंज कर दो, या तो फॉन्ट साइज चेंज कर दो, या तो लैंग्वेज ही बदल दो। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो अगर आपकी कॉपी में हर जगह इंग्लिश 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 लिखे और कहीं एक जगह एक लाइन हिंदी दिख जाए तो आंखें तुरंत वहीं पे खिंच जाती है, अरे यार ये क्या है। और आपको पता है रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपकी आंखें सबसे ज़्यादा वहीं पे जाएं जहां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। चलो, यहाँ ये रही बहुत सारी ज्ञान की बातें जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं नर्स्ट इक्वेशन बताऊं, मैं आपको क्लास 11th में ले जाना चाहता हूं। क्या किसी को क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा जनरल इक्वेशन था, याद है? मैं जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो मैंने किसी भी रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म बताया था, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। क्या याद आ रहा है बेटा? सबको याद आ रहा है? नहीं याद है ना? आ गया। पूरी केमिस्ट्री में सबसे बेसिक किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो यही एक रिएक्शन है जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का, जहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b स्टाइक्योमेट्री ऑफ A एंड B बता रहा है, स्मॉल c स्मॉल d स्टाइक्योमेट्री ऑफ C एंड D बता रहा है, कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट है और कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट है। क्या बात क्लियर हुई? गुड। अब यहाँ पे सिर्फ ये जान लेना बहादुरी नहीं है, यहाँ पे आपको पता करना है कि अगर इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट लिखा जाए। कोशेंट क्या होता है? एक तरीके का कांस्टेंट। IQ का फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या हुआ? एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसे आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कई बुक में इसे कांस्टेंट बोला गया है, बट मैं कोशेंट लिख रहा हूँ। तो रिएक्शन कोशेंट अगर Q की वैल्यू लिखना है तो बताओ मैं क्या लिखूँगा? एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। क्या यह बात क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब अगर कोई मुझे बता दे एक्टिव मास, अगर मैं कहीं पे एक्टिव मास लिख रहा हूँ तो एक्टिव मास अगर कोई सॉलिड है, बताओ, तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या होता है बेटा? 1। किसी एक्वस के लिए एक्टिव मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। और किसी गैस के लिए एक्टिव मास क्या हो जाता है? पार्शियल प्रेशर। अगर कहीं गैस लिखा है तो उसका एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर होगा, कहीं पे एक्वस लिखा है तो उसका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन कहीं सॉलिड लिखा है तो उसका एक्टिव मास क्या होगा? 1 होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ताकि आप इसे बता सकें। जैसे मैंने लिखा Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब मुझे इस रिएक्शन के लिए Q लिखना है, रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू लिखनी है। तो बताओ मैं Q क्या लिखूंगा? Q दिस इज इक्वल टू, बताओ, एक्टिव मास ऑफ ZnSO4, यही ना, एक्टिव मास ऑफ Cu डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ Zn और एक्टिव मास ऑफ
CuSO4। क्या ये लिखूँगा, हाँ या ना? अब बताओ इसमें 1 कौन कौन होगा? जिंक और कॉपर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। बचा का Q की वैल्यू हो गई एक्टिव मास ऑफ ZnSO4 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ, क्या लिखूँ, CuSO4। क्या यही है? क्लियर है या नहीं? अब मुझे बताओ, अब SO4 तो दोनों में है, काट नहीं रहा हूँ मैं, SO4 दोनों में, हमें सिर्फ आयन से मतलब होता है, इसलिए फाइनल जब Q की वैल्यू लिखी जाएगी तो आयनिक फॉर्म में जब मैं इसको लिखूँगा तो सिंपली लिख दूँगा Zn+2 एक्वस डिवाइडेड बाई, बताओ बेटा, Cu+2 एक्वस। तो हमें Q की वैल्यू अगर इस पूरे रिएक्शन के लिए चाहिए, फाइनली इस रिएक्शन के लिए मुझे Q की वैल्यू चाहिए, तो मैं बड़े आराम से लिख दूंगा एक्टिव मास ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ Cu+2। अब दोनों एक्वस है तो क्या हो जाएगा, SO4 कहाँ गया? SO4, अब देखो Zn टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखना बेटा, जब Zn टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Zn+2 और SO4-2, यही होगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Cu+2 और SO4-2। बताओ SO4 ने SO4 को मार दिया, फाइनली आपका क्या मिला, Zn+2 डिवाइडेड बाई CuSO4। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब भी मुझे किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, क्या आयन चाहिए या पूरा का पूरा सॉल्ट चाहिए? सिर्फ आयन से हमें मतलब है। आयन किसका, ये Zn+2 एनोड पे रहता है या कैथोड पे रहता है? Zn+2 कहाँ रहता है, एनोड पे, और Cu+2 क्या रहता है? तो यानी कि क्या अगर मैं Q की वैल्यू वैसे लिखना चाहूँ, अगर मैं Q की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या Q सिंपली लिख सकता हूँ, क्या एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बताओ बेटा, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बस इतना बताओ। तो क्या बहुत आसान नहीं हो गया? अब आप सोच रहे हो ये क्यों अभी निकाला, नस्ट इक्वेशन तो बताया नहीं। नस्ट इक्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है Q निकालना। Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन कोएफिशिएंट Q की वैल्यू होती है एक्टिव मास ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ कैथोड, जैसे कि ऊपर लिखा है एक्टिव मास ऑफ Zn+2 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ Cu+2। लेकिन अगर ये रिएक्शन बदल जाए, अगर ये रिएक्शन बदल जाए, मैं एक दूसरा रिएक्शन लिख दूं क्या? वैसे जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, आप लोग मुझे इसके लिए Q की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना, ठीक है? रिएक्शन है Zn सॉलिड प्लस AgNO3 लिख देता हूँ, गिव्स ZnNO3 का AgCl लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा समझना, ZnCl2 प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस। ये पहले एक काम करो, इसको नोट करो, फिर इसको लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए, सबसे पहले तो प्राची का एक सवाल था, इन्होंने कहा कि सर आप बार बार एक्टिव मास क्यों बोल रहे हो? तो आप में से कोई है जो इसका जवाब देना चाह रहा है? एनीवन? कोई नहीं, किसी को नहीं पता? तो इसी ने क्यों पूछा? देख लो, तुम अकेले नहीं हो। एक्टिव मास, और देखो ध्यान से सुनना, एक्टिव मास वो मास होता है जो जब भी कभी रिएक्टेंट को मैं पार्टिसिपेट कराता हूँ, दो रिएक्टेंट आपस में गए पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी रिएक्शन करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ रिएक्शन होता है, धीरे धीरे करके एक एक करके रिएक्शन होता है। तो इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे रिएक्टिंग का किसी भी एक रिएक्टेंट का जितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम एक्टिव मास कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बाहुबली के पास 25,000 की सेना थी, 25,000 की सेना, और भल्लाल देव के पास 1 लाख की सेना थी। मूवी तो सबने देखा है ना, बाहुबली। अब भल्लाल देव के पास 1 लाख की सेना और बाहुबली के पास सिर्फ 25,000 की सेना। तो जब भल्लाल देव ने अपनी सेना की पहली टुकड़ी मैदान में उतारी, और वो पहली टुकड़ी कौन सी थी? 25,000 की, और बाहुबली की भी पूरी सेना मैदान में उतरी है 25,000। अब 25,000 के बीच में लड़ाई हो रही है। बाहुबली के पास पूरा 25,000 की सैनिक थी और 25 के 25,000 लड़ाई कर रहे हैं।
लेकिन भल्लाल देव के पास कितने की सेना थी? 1 लाख की। लड़ाई कितने कर रहे हैं? 25,000। तो वो 1 लाख पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा, बट उसमें से 25,000 उस टाइम पे एक्टिव हैं, तो वो क्या हो गए? एक्टिव मास हो गए। क्या ये बात क्लियर हुई? वो अलग बात है कि रिएक्शन को हम तब मानते हैं जब पूरी तरह से इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 25,000 सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन वो 25,000 जब हार जाएंगे तो दूसरे 25,000 आएंगे, वो हार जाएंगे तो तीसरे 25,000 आएंगे, वो हारेंगे तो चौथे 25,000 आएंगे। ओवरऑल लड़ाई ख़त्म होने के दौरान आप देखेंगे पूरा का पूरा 1 लाख जो सैनिक थे वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उस टाइम पे हम देखेंगे कि कितने लड़ाई में पार्टिसिपेट किए हुए सैनिक हैं, आप कहेंगे 1 लाख, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन काउंट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो अगर लड़ाई बीच में बंद हो गई, उस केस में क्या होगा? क्या कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास की इक्वल होगा? नहीं। उस केस में जितने पार्टिसिपेट कर चुके हैं सिर्फ वही एक्टिव मास कहलाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैं चीनी का एक दाना पानी के अंदर डालूं, तो एक शुगर है, क्रिस्टल है ना, एक पूरा क्यूब है, जैसे वो पानी के अंदर जाएगा क्या अचानक से पूरा डिजॉल्व हो गया? क्या नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल क्यूब के सरफेस की तरफ आकर के उसको डिजॉल्व कर रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने पार्टिकल एक्टिव हैं? सरफेस वाले। अंदर वाले तैयार हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन अभी एक्टिव कौन है? सिर्फ सरफेस वाले। तो सरफेस वाले एक्टिव मास कहलाएंगे, अंदर वाले और सरफेस वाले। अब धीरे धीरे करके पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, तो पूरा का पूरा शुगर का पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे कि ये एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया। क्या बात क्लियर हुई? गुड। फिलहाल के केस में हमारे लिए आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे ये नहीं निकाल रहे हैं, हम तब निकालते हैं जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है? एक्टिव मास है। गुड। अब इसके लिए मुझे Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं Q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगा? आप कहेंगे सर पहले इसको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि Zn सॉलिड प्लस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते समय क्या क्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा? ध्यान सुनो, बताओ क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। आप कहेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो इनका सवाल था कि सर अगर यहाँ पे SO4 आपने काट दिया, मैं समझ रहा हूँ, क्या हर जगह कट जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे SO4 के बजाय होता है SO4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे SO4 की पावर 2 आती, तो एक कटता एक बच जाता, तो क्या वो पार्टिसिपेट करता? आओ चेक करते हैं करेगा या नहीं करेगा। मेन क्या है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा पार्टिसिपेट। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2। तो 0 से +2 अगर ये जिंक जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है। गुड, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। और यहाँ पे क्या है? ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, सॉरी, तो 0 है। तो +1 से 0 पे जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मैं मान गया। अब अगर मुझे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिख पाओगे? कैसे लिखोगे बताओ बेटा? Zn सॉलिड गिव्स Zn +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। सेम इसी तरीके से रिडक्शन हाफ रिएक्शन बता दो, बताओ बेटा? Ag ++ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। क्या यही हुआ? हाँ या ना? क्या इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कहीं क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे हम। ओवरऑल रिएक्शन लिखने समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने निकले हैं उतने ही गेन होने चाहिए। बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो गेन कितने हो रहे हैं? 1। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी किस में कन्वर्ट करना होगा? 2, ताकि बैलेंस हो सके। बताओ क्या कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई, किस में? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में? और रिडक्शन वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये काम हो गया। अब बताओ क्या ऐड करने पे 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, बचा क्या? Zn जो कि सॉलिड है प्लस 2Ag+ गिव्स, क्या लिखूँ? Zn +2 + 2Ag सॉलिड। जहाँ आयन दिखेगा वो एक्वस कहलाएगा। अब ये नेट रिएक्शन है, इस नेट रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू लिखना है। तो बताओ Q की वैल्यू क्या लिखे? एक्टिव मास ऑफ Zn +2, एक्टिव मास ऑफ Ag का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाई, बताओ यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? ये तो हो गया Zn, एक्टिव मास ऑफ Zn डिवाइडेड इंटू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दिया। बताओ कौन कौन से पोर्शन 1 हो जाएंगे? ये वाला पूरा पोर्शन 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है।
क्या जिंक भी सॉलिड है तो इसका भी पोर्शन क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली क्यू की जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी बेटा, Zn+2 डिवाइडेड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर। इस रिएक्शन के लिए मैंने Ag, क्या यहाँ पे क्लोरीन पार्टिसिपेट किया? नहीं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट नहीं करेगा, SO4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ जिंक पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों को क्या क्यों निकालना आ गया अच्छे से। तो नस्ट इक्वेशन में हमारा सबसे पहला टास्क होता है क्यों निकालना, रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरफ इरेज कर देता हूँ ना बेटा, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी भी सेल का या फिर कोई भी रिएक्शन है उसका ई ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे ई नॉट ऑफ द सेल पता होना चाहिए। ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT/NF ln Q, ये है नेक्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए इस नेक्स्ट इक्वेशन को, सामने आपके लिखा हुआ है ई ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT/NF ln Q। क्या आप में से कोई, अगर मैं आपसे ऐसे बेसिकली बोल दूं कि मैं चाहता हूं कि इसका एक ग्राफ तैयार करो, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका ग्राफ तैयार करो, क्या तैयार कर लोगे ग्राफ? इससे पहले कि मैं इसका ग्राफ तैयार करूं, मैं क्या क्या यहाँ पे यूज हो रहा है मैं वो लिख देता हूँ। बताओ ई ऑफ द सेल क्या है? क्या है बेटा? सेल पोटेंशियल। ओके, ई नॉट ऑफ द सेल क्या है बेटा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन। एन है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। एफ फैराडेज कांस्टेंट। एफ़ की वैल्यू होगी 1F की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500। एक्चुअली 96487 होती है, बट फिर भी हम लोग उसे 96500 लिखते हैं। अब बचा क्या, क्यों क्या है? आप समझ में आ गया होगा। क्यों क्या है बेटा? रिएक्शन कोसेंट। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इसका ग्राफ बनाए, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मुझे y = mx + c तक टाइप का इक्वेशन चाहिए था, है ना? तो बताओ अगर मैं इसको y = mx + c टाइप से बनाने की कोशिश करूं तो y की जगह ई ऑफ द सेल हो जाएगा, हाँ या ना? कांस्टेंट क्या है जो कभी नहीं बदलता? नहीं, जो कभी नहीं बदलता वो है ई नॉट ऑफ द सेल। किसी भी सेल का ई नॉट कभी नहीं बदल सकता, तो कांस्टेंट है ई नॉट ऑफ द सेल। मैं सबसे आखिरी में लिख रहा हूँ, प्लस माइनस RT/NF, आगे क्या लिखूँ? ln Q। तो क्या ये y = mx + c टाइप का दिख रहा है? बताओ ये क्या है बेटा? m, और ये क्या है? c। ये क्या हो गया? y, और ये क्या हो गया? x। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखो और बताओ, क्या मुझे इस तरीके से मुझे y एक्सिस पे क्या लिख देना चाहिए? ई ऑफ द सेल। x एक्सिस पे क्या लिखना चाहिए? ln Q, यही ना? अब बताओ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी ये है इंटरसेप्ट जो कि पॉजिटिव है। तो मैं पॉजिटिव पोर्शन पे एक पॉइंट कर देता हूँ। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है? ई
नॉट ऑफ द सेल। गुड। अब बताओ स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, तो डाउन तक जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका स्लोप अगर मैं निकालता तो इसका स्लोप कितना आता बेटा? -RT/NF। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। ये कौन सा इक्वेशन है? ये है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि अभी अभी आपने लिख लिया। एक बात बताओ, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि हम ln नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉग। और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताई है, बचपन से बताता चला रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपके पास ln x है तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2.303 log ऑफ x, लिख सकते हो नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो ln x अपने आप में, ln x का मतलब होता है log x ऑन बेस e, और log x का मतलब होता है log x ऑन बेस 10। मैं यहाँ पे दोनों बातें लिख देता हूँ। ln x का सिंपल सा मतलब होता है log x ऑन बेस e, और log x का मतलब होता है log x ऑन बेस 10। तो इस बात को ध्यान से देख लें। ये अब मैथमेटिक्स का छोटा सा पोर्शन है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये क्लियर हो गया? गुड। अब मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, आइए मैं ln x को log x में कन्वर्ट कर दूँ। तो जब मैं ln x को log x में कन्वर्ट करूँगा तो आपका यही इक्वेशन किस में बदल जाएगा? E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस, क्या लिख दूँ बेटा? 2.303 RT/NF log Q। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा, दोनों ग्राफ में अंतर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ स्लोप का अंतर आएगा, और y एक्स एक्सिस पे ln x की जगह क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। चलिए आइए इसका ग्राफ बना लेता हूँ। सेम ग्राफ है, कोई अंतर नहीं। x एक्सिस पे मैंने E ऑफ द सेल लिख दिया, इस पे लिख दिया बस log Q। स्लोप अभी भी आपका, सॉरी, ये इंटरसेप्ट अभी भी E नॉट ऑफ द सेल है, और स्लोप नीचे की तरफ गया, और अब इसका जो स्लोप होगा वो हो गया -2.303 RT/NF। कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान है ये, इतना आसान कभी सोचा भी नहीं होगा तुम लोगों ने, है ना? चलो एक और आसान कर देता हूँ मैं इसको, और आसान। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपनी R की एक वैल्यू यूज करता हूँ 8.314, इफ़ नोट करके लिख देता हूँ एक इफ़, और R हो गया, T की एक वैल्यू है 298 केल्विन, और F की वैल्यू क्या है बेटा? 96500। ये सारी वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 log Q। अब मैं ये जो जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है ना, इन सब का एक सिंगल वैल्यू होता है, कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। E ऑफ द सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0, बताओ क्या लिखोगे? 0.059 या 0.59? तो कैलकुलेट करो फिर, पक्का? देख लेता हूँ मैं। 0.059, चलो अब तुम कह रही तो लिख लेता हूँ, था 0.059 बाई n। आगे क्या लिखूँगा? log ऑफ Q। ये आपका फाइनल फार्मूला है जिसको आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। हर बार 12th का पेपर होगा और उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आप बेस्ड होंगे, बस फाइनल। अब इसको लेकर के आप ग्राफ बनाओगे तो बताओ मुझे कि इसका स्लोप क्या आएगा?
इसका स्लोप क्या आएगा 0.059/n। ठीक है, नोट करें इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्यू की वैल्यू अभी भी आपने निकाला है ए नोट बाई, तो ई ऑफ द सेल दिस इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059/n log ऑफ ए नोड बाई कैथोड। अब जरा मुझे बताओ एनोड और कैथोड का ई ऑफ द सेल से क्या कनेक्शन है, सोच करके बताओ। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा? क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ या ना? और क्या ये भी एक तरीके का कांस्टेंट वैल्यू है? वेरिएबल क्या है? एनोड और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। सोचो log 1 की वैल्यू क्या होती है? सबको पता होना चाहिए। 0 नहीं पता है? कल तुम लोग log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू याद करके आओगे, नहीं तो पीटूंगा। बहुत प्यार देखा है मेरा, गुस्सा नहीं, सच्ची में बहुत गुस्सैल टीचर। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जैसे जैसे मैं log के इसकी वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँगा, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊँगा, तो क्या ये पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, हाँ या ना? और सोचो जरा, ध्यान से सुनते जाना। अगर मैंने एनोड की वैल्यू बढ़ा दी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, log 1 दैट मीन्स 0, log 10 दैट मीन्स 1। अब बताओ जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, क्या इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है? तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अब ये पूरी वैल्यू कब बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब एनोड की वैल्यू बढ़े और कैथोड की वैल्यू कम हो जाए, है ना? न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सोचो जरा, अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, ये तो कांस्टेंट है, मान लो ये 10 है, मान लो इसकी वैल्यू टोटल ई नॉट ऑफ द सेल 10 वोल्ट का है। अब ये अगर वैल्यू 5 वोल्ट का है तो रिजल्टेंट ई ऑफ द सेल कितना आएगा 5। लेकिन अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ा के 6 वोल्ट कर दूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा 4। तो बताओ ई ऑफ द सेल और इस पूरी वेव में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली या डायरेक्टली? इन्वर्सली। इसका मतलब जितना ज़्यादा एनोड का कॉन्सेंट्रेशन होगा ई ऑफ द सेल की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी कि ई ऑफ द सेल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, और यू कैन ऑल्सो से ई ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो जितना ज़्यादा हम एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ई ऑफ द सेल उतना ही कम होता चला जाएगा। ये बात भूलना मत, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा। देखो है नेक्स्ट इक्वेशन का ही पोर्शन, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो कि आप कंफ्यूज होगे, लेकिन अभी नहीं कंफ्यूज होना क्योंकि अब आप सीख चुके हो। या फिर मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को लिख दूँ क्या यहाँ पे कि ई ऑफ द सेल दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन एनोड। मैं ये पॉइंट ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अब आपकी मर्जी, आप याद रखें या ना रखें आपके ऊपर है, मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। चलिए, मेन टास्क आपका क्या निकालना है, क्यों निकालना। अगर आपने क्यों निकाल लिया, ई नॉट ऑफ द सेल तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एन की वैल्यू निकाल लिया और क्यों निकाल लिया तो काम हो जाएगा। अब सवाल है कि क्यों तो हम निकाल लेंगे क्योंकि आपने सिखा दिया, लेकिन क्या नहीं सिखाया मैंने निकालना, एन की वैल्यू। ये एन क्या है ये नहीं सिखाया। तो पहले सबसे पहला टास्क हमारा एन कैसे कैलकुलेट करें। एन क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए चेक करते हैं। जब भी कभी n की वैल्यू निकालना हो तो दोनों आयंस के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को देख लो। कैथोड के ऊपर भी चार्ज होगा, एनोड के ऊपर भी चार्ज होगा। दोनों आयन का चार्ज देख लो और उस चार्ज का एलसीएम ले लो, आपकी n आएगी। कुछ भी नहीं करना है, दोनों चार्ज देखना है और क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है, वही आपकी n की वैल्यू होगी। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस समझ में आ जाएगा। इसे इरेज करूँ, ठीक है, ये इस तरफ इरेज कर देता हूँ।
बहुत ही छोटा सा सवाल है, प्यारा सा। एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Mg, जो कि सॉलिड है, प्लस क्या दिया है 2Ag प्लस 0.001 m दिया है। ओके, एक्चुअली ये 000 है बेटा, 0001 दिया है क्वेश्चन में। फिर है Mg प्लस 2 और इसका अमाउंट है 0.130 m और साथ ही साथ लिखा उन्होंने 2Ag सॉलिड। क्या आप बस क्यों निकाल के दिखाओ, बाकी सारा चीज़ छोड़ दो। बताओ क्यों निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। क्या इसकी वैल्यू 1 होगी तो बचा क्या Mg प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा Ag प्लस का पावर 2, ये निकला। अब बताओ बेटा, अब चूंकि इसकी वैल्यू ये क्या है सॉलिड तो 1 हो गया, ये भी क्या है सॉलिड तो इसका एक्टिव मास भी क्या हो गया 1 हो गया। अब जल्दी से मुझे बताओ Mg प्लस 2 की वैल्यू क्या है 0.130 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 1 इंटू 10⁻⁻⁴ की पावर 2। तो क्योंकि फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 0.130 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दूँ 1 इंटू 10⁻⁻8, यही होगा। -8 ऊपर जाएगा तो +8 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 0.130 है, ये 130 इंटू 10⁸। अब आप इसे क्या लिख सकते हो 1.3 इंटू 10⁻7 या 8 7। अब ये आपके Q की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी आपको क्या पता होना चाहिए, log Q की वैल्यू पता होना चाहिए। log Q की वैल्यू नहीं पता होगा तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप लिखोगे, जब E ऑफ द सेल निकालना होगा आपको तो आप लिखेंगे E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059/n log ऑफ Q। ये नस्ट इक्वेशन है ना बेटा। n की वैल्यू बताओ कितनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा, इसका चार्ज कितने का है +2 का, इसका चार्ज कितने का है 1 का, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। E नॉट ऑफ द सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया है E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू 3.17 वोल्ट। तो आइए 3.17 वोल्ट लिख दिया माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ Q की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E ऑफ द सेल आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। फिर अभी थोड़ी देर में सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा। अभी तक आपको ये सारी बातें क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड, इसे नोट करें अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये लॉग का कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा। अभी हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ देख लेते हैं। देखना बहुत आसान है बेटा। मैंने लिखा नस्ट इक्वेशन, लिखा मैंने E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT/NF ln Q, मैंने यही लिखा। Q क्या है रिएक्शन कोसेंट, लेकिन रिएक्शन कोसेंट ये है इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम के पहले या उसके बाद की बात कर। क्या हो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, एट इक्विलिब्रियम
बेटा जैसे रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा तुरंत करंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ई ऑफ द सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इक्विलिब्रियम पर ई ऑफ द सेल की वैल्यू हो जाती है जीरो, और जो क्यू आप लिखते हैं वो किसके इक्वल हो जाती है, कैसे की इक्वल होगी। 11th वाला पोर्शन इक्विलिब्रियम में आपको ये बात बताई गई थी। इक्विलिब्रियम ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, जीरो, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कैसे की इक्वल आ जाएगी। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम पे सारे चेंजेज क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ई ऑफ द सेल क्या होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये भी तो एक चेंज है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके गुड। अब ये वैल्यू उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, जीरो, दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। क्या यहाँ तक सही है? ओके, तो यहाँ से एल एन के सी की वैल्यू क्या आएगी, एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल, यही तो आएगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखूँ बेटा, आर टी, ये लिख दूँ, किसके इक्वल हो गया ये, एल एन के सी की। अगर मैं यहाँ से के सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, एल एन के सी यहाँ आ गया। तो अगर मैं के सी की बात करूँगा तो के सी आ जाएगा ई टू दी पावर, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ई टू दी पावर एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई आर टी। ये हो गया आपका के सी की वैल्यू। आसान है। अब आप कह रहे हो कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई टू दी पावर कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत कठिन काम है, करना नहीं, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, एज इट इज़ ये वैल्यू लिखा होगा और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, देखना बेटा एक और बात, ये तो पहला हो गया, लेकिन क्या हो अगर मैं इसी इक्वेशन में एल एन की जगह क्या लगा दूँ, लॉग लगा दूँ। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं एक बार वापस लेके आ रहा हूँ, देखें दूसरे तरीके से इसको लिख रहा हूँ, ई नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू आर टी बाई एन एफ एल एन के सी की जगह अगर मैं लिख दूँ आर टी बाई एन एफ एल एन के सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, लॉग में अगर ये मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, अगर एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूँ तो 2.303 यही होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2.303 लॉग के सी, यानी कि फाइनली ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू निकल के आएगी 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। यहाँ से अगर मैं के सी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा बताओ, जल्दी बता दो। पहले तो लॉग के सी कैलकुलेट करूँगा, क्या आ जाएगा, एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। तो यहाँ से के सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर, यहाँ पे ई टू दी पावर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। या कई बुक में डायरेक्ट लिखा है के सी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ आता क्या लिख दूँ, ये पूरी वैल्यू लॉग के सी की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है, तो के सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। तो इसको चाहे एंटी लॉग के फॉर्म में लिखो, चाहे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखो, मर्जी आपकी। एक और बात, क्या हो अगर
मैं इस R और T की वैल्यू भी पुट कर दूं, इसी इक्वेशन को तीसरे तरीके से लिख रहा हूँ। E नॉट ऑफ द सेल दिस इक्वल्स टू 2.303 RT बाई NF log Kc। तो बताओ E नॉट ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू 2.303, मैं R की वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ 8.314, टेम्परेचर है 298 केल्विन, F की वैल्यू है 96500। तो E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 लॉग ऑफ Kc। बताओ ये सारी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो E नॉट ऑफ द सेल की जो वैल्यू आ जाएगी 0.059 बाई n लॉग ऑफ Kc। कितना ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। जेई में ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिलेंगे, लिखा हुआ नज़र आएगा, बोर्ड में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। या आप कह सकते हो log Kc दिस इज इक्वल्स टू n E नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059। यहाँ से बताओ Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एंटी लॉग n E नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059। नोट करें इसे अपनी कॉपी में, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। अब तक ये आपको नोट हो गया होगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। 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 गिब्स एनर्जी कहाँ कहाँ पे पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी का नाम सुना है, थर्मोडायनेमिक्स में, और इक्विलिब्रियम में भी आपने गिब्स एनर्जी का नाम सुना। तो गिब्स एनर्जी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा जी दिस इज इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ द सेल। अब मुझे बताओ अगर मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिखूँगा तो क्या आएगा, माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल आएगा, हाँ या ना। क्या थोड़ी देर पहले मैंने E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू कैलकुलेट की थी अभी, बताओ क्या था E नॉट ऑफ द सेल, बताओ बेटा क्या, RT बाई NF ln Kc। क्या यही E नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू थी। NF ने NF को मार दिया, बचा क्या, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln Kc। अगर मैं ln को log में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT ln Kc, सॉरी log Kc, log Kc हो गया। ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है। यहाँ से क्या मैं log Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटा, तो log Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 RT। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। या अगर मैं Kc की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT। और इस वाले फॉर्मूले से अगर आप किस वाले इससे डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू
माइनस आर टी ln के सी से, अगर आप ln के सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन, तो यहाँ से के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अगर जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उन सारे फॉर्मूले को इक्वेशन में बदलना हो तो क्या बदल दोगे, जल्दी से अगर बताओ। अगर मुझे इसका ये फार्मूला जो लिखा मैंने, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों को उसका अपना इक्वेशन बनाना है, सॉरी अपना ग्राफ बनाना है। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, इसका ग्राफ बनाना है। बताओ एक्स एक्सिस क्या, इसे ऐसे लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो गई 0, तो सिंपली वाई इक्वल्स टू एम एक्स हो गया। तो आप मुझे बताइए डेल्टा जी नॉट को कहाँ रखूँगा, वाई पे, और एल एन के सी को कहाँ रखूँगा, एक्स पे। क्या कोई इंटरसेप्ट है, नहीं। स्लोप बताओ 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ। और सेम अगर यही काम यहाँ इस इक्वेशन के लिए करता तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी के लिए अगर यही मैं काम करता तो ये आता y इक्वल्स टू एम एक्स वाई एक्सिस पे डेल्टा जी नॉट है और यहाँ पे लॉग के सी है। स्लोप इस बार डाउन डायरेक्शन में है और इसका स्लोप की जो वैल्यू है वो है माइनस 2.303 आर टी। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी लॉग को कैलकुलेट कैसे करें। एक बार देख लीजिए, अभी हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा, डेल्टा जी पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, 3 टॉपिक अभी हमने कवर किया है। अब मैं उन तीनों टॉपिक में लॉग वर्ड यूज हुआ है और उस लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें इसके बारे में हम सीखेंगे। याद रखें पहले के टाइम में ऐसा होता था कि आपको लॉगरिथमिक सीरीज़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको लॉग की वैल्यू दी जाएगी और लॉग की वैल्यू का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नहीं तो पहले एनसीईआरटी के पीछे ना लॉग की एक सीरीज़ पूरी बनी है, वो फोटोकॉपी करा के दे देते थे टीचर, लेकिन अब एक क्वेश्चन करना है मान लो, उसमें लॉग की एक वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है और उसके लिए वो 4 पेज का सीट आपको तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए लॉग की वैल्यू ऑलरेडी वो दिए रहते हैं, ये लॉग की वैल्यू आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, डेल्टा जी नॉट के आप ग्राफ बनाइए। यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल वाई एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे रहेगा, एन एफ आपका स्लोप बन जाएगा। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, ये जितने भी ग्राफ हैं इन सारे एक ही जैसे बनेंगे, बस स्लोप और एक्स और वाई की वैल्यू बदल जाएगी। ये मैंने लॉग की कुछ वैल्यू लिखी है, आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में से नोट करें। लॉग 1 से लेकर के लॉग 10 तक मैंने ये वैल्यू रखते हैं। उसके बाद लॉग 11, लॉग 13, लॉग 17, लॉग 19 और लॉग 23 एडिशनल वैल्यू मैंने रखी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है याद रखने के लिए लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7, लॉग 11, लॉग 13, लॉग 17, 19 एंड 23। ये आपको याद ही याद होने चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आप बाकी लॉग निकालोगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लॉग 20 की वैल्यू कैलकुलेट करो, लेकिन आपको लॉग 20 तो याद ही नहीं है, लेकिन आपको लॉग क्या याद है, लॉग बाकी सारे डेटा आपको याद है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ, इस कोने में मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो लॉग ए इंटू बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या किसी को याद है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। गुड, ठीक है। दूसरा
लॉग ए बाई बी की वैल्यू क्या हो गई? लॉग ए माइनस लॉग बी। वेरी गुड। फिर लॉग ए टू द पावर एन की वैल्यू क्या होगी, या ए टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स लॉग ए। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? गुड। अगला है लॉग, ध्यान देना, लॉग एक्स ऑन बेस 10, ये y के इक्वल है अगर मान लो, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर y। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आओ चेक करते हैं। लॉग 20 की वैल्यू निकालना है। बताओ क्या लिखूं? इसे लिख सकता हूँ 20 को क्या लिख दूँ? हमें 5 की वैल्यू पता है और 4 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू पता है, 1 2 की वैल्यू आप इसमें भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं ऐसे लिख दी, इन्होंने कहा सर 2 × 10 लिख दो, मैंने लिख दिया। लॉग 2 की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा? तो आपने कहा 0.30 प्लस लॉग 10 की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना आ जाएगा? 1.30। लॉग 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.30। लॉग 64 की वैल्यू बताओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 8 × 8? अब चूंकि आपको log 8 की वैल्यू पता है तो ये भी कर सकते हो, 8 का स्क्वायर भी कर सकते हो ना, log 8 की वैल्यू आपको पता है, तो आप इसे लिख सकते हैं log 8 का स्क्वायर। तो क्या ये हो जाएगा 2 log 8, ऐसा भी हो सकता है ना बेटा? तो 2 × log 8 की वैल्यू क्या है बताओ? 0.90, तो आंसर आ गया 1.8। ठीक। अच्छा, लॉग लॉग 0.139 की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब ये वैल्यू आपको नहीं आती, लेकिन इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं log ऑफ 13.9 × 10 टू दी पावर, क्या हो जाएगा? -2 या +2? अब ये log 13.9 को मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 14, लिख सकते हो या नहीं? तो आप इसे बोल सकते हो 14 × 10 टू दी पावर -2। बड़ा आराम है। अब बताओ 14 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? log 14 प्लस log 10 टू दी पावर -2। 10 टू दी पावर -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आ जाएगी -2। इधर की वैल्यू बताओ कितने? log 14 की वैल्यू तो आपको पता नहीं, लेकिन क्या हो सकता है? 7 × 2, तो 7, log 7 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे log 2 × 7 और -2, तो log 7 की वैल्यू है बेटा log 2 की वैल्यू है आपकी 0.30 प्लस log 7 की वैल्यू है 0.84 -2। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, तो इन दोनों को ऐड करने पर 1.44 -2 कितना आ जाएगा? 0. माइनस या प्लस? -0.56, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई भी वैल्यू आए, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप निकालो log 0.23 की वैल्यू। अब log 0.23 की वैल्यू तो आपको पता नहीं, लेकिन आप log 20 की वैल्यू आपको पता है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर लोगे? log 23 × 10 टू द पावर -2, ये हो गया। ये क्या होगा? log 23 प्लस log 10 टू द पावर -2। तो log 23 की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट किया था, 1.36 और ये -2, कितना आ गया बेटा बताओ? -0.364। अब मैं क्वेश्चन का दूंगा और आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूं, इससे जल्दी से अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो आधे पे हमने छोड़ दिया था,
अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जो आधे पे छोड़ दिया था, मैंने बोला था लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फटाक से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल निकाल लो फटाफट। ये नोट कर लेना पूरा, ये पूरा डेटा याद है? चलो बताना जरा, log 23 की वैल्यू नोनी कितना? 1.36, वेरी गुड। log 9 की वैल्यू, हाँ अब कल आओगे ना तो अगर याद नहीं होगा बेटा कान पकड़ के जितनी की वैल्यू पूछूंगा, अगर log 23 की वैल्यू नहीं याद है 23 टाइम्स आप कान पकड़ के उठक बैठक करोगे। अगली क्लास में आपको याद करके आना है। अभी जो क्वेश्चन आपने अधूरे में छोड़ा था, जरा मुझे एक बार बता दीजिए क्या लिखा था हमने? 3.1 3.17 3.17 माइनस, अच्छा लॉग क्या था बेटा? 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7। इसे क्या करोगे? लॉग 13 इंटू 10 टू द पावर, ऐसे कर दिया। अब बताओ लॉग 13 की वैल्यू कितनी है? यह है 1.11 और प्लस 6 कितना हो गया? कहीं कोई गलती तो नहीं है? जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था वो यहीं पे था। 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग 1.3 इंटू 10 पावर 7। अब लॉग 1.3 इंटू 10 पावर 7 की वैल्यू हमने निकाली 7.11 और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया। अब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व किया, 0.21 आया। तो 3.17 माइनस 0.21 की वैल्यू कितनी आई? 0 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग, 2.97। अगला सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नोट करो बेटा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जबकि जिस सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा गया उसकी pH की वैल्यू क्या रखी है? 10। जाने अनजाने में उन्होंने क्या दे दिया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले लिख लेते हैं। बताओ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाएगा बेटा? बताओ फटाक से बता दो। आप कहेंगे H++ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, यही तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना? अब अगर आपको इसके लिए E ऑफ द सेल की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे E0 ऑफ द सेल माइनस 0.059/n, यही होगा। और लॉग ऑफ क्या लिख दूं? H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब बताओ H2 क्या गैस है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ? 1, क्योंकि 1 बार प्रेशर दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 1। अब आपको पता है E ऑफ द सेल दिस इज इक्वल्स टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.059 लॉग ऑफ, क्या मैं यहाँ H+ की पावर -1 लिख दूँ? क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? मैं हमेशा सही होता हूँ। अच्छा अभी E ऑफ द सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.059। अब क्या मैं इससे -1 बाहर ले लूँ? 1 हो गया। n की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया ना? कैसे पता चला n की वैल्यू 1 है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस लॉग ऑफ H+ क्या ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ।
अब बताओ माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या होता है बेटा? ई ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 इंटू पी एच। क्या माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पी एच होता है? बताओ पी एच की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। और ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन सेल के ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू, फिर से बोलना एक बार। हाँ, ई ऑफ द सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ई ऑफ द सेल की वैल्यू आ गई माइनस 0.59। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? आसानी से हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? होना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, रिएक्शन लिखा हुआ बेटा Cu सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। ई नॉट ऑफ द सेल 0.46 दिया है और Kc की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में दे रखा है? एंटी लॉग ऑफ 16.5 एंड एंटी लॉग ऑफ 15.6, दोनों की वैल्यू दिया है। एंटी लॉग ऑफ 15.6 की वैल्यू है 3.92 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये है 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15 दिया है, और उसका है 4.01 इंटू 10 टू द पावर 16 दिया है। अब आप सोच रहे हो दो एंटी लॉग क्यों दिया है? सोच रहे हो ना? सोचना ज़रूरी है, सोचना चाहिए। तो बताओ सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है? Kc की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल्स टू 2.303 बाई, अब डायरेक्ट लगा लो ना, 0 पॉइंट क्या लिखाओगे? 0.059 बाई n लॉग Kc की वैल्यू चाहिए। अब आपको लॉग Kc चाहिए बस, तो लॉग Kc इक्वल्स टू n इंटू ई नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059। अब मेरे ख्याल से n की वैल्यू कितनी है? कैसे पता करते हैं n की वैल्यू? n की वैल्यू कैसे पता करते हैं? दोनों का एलसीएम लेके। तो बताओ इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1 है, एलसीएम कितना आएगा? 2। तो n की वैल्यू आ गई 2 इंटू ई नॉट ऑफ द सेल है 0.46 डिवाइडेड बाई 0.059। ये कैलकुलेट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इस पूरे कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू आ गई 15.6। तो बताओ Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंटी लॉग ऑफ 15.6, और एंटी लॉग ऑफ 15.6 की वैल्यू दिया है कितना? 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15। अब बताओ दो वैल्यू क्यों दिया था? दो वैल्यू दिया था इसलिए ताकि आप डायरेक्ट आंसर ना बता पाएँ, क्योंकि अगर मान लो एंटी लॉग 16.5 नहीं दिया होता तो आपको पता है आखिरी वाला एंटी लॉग ही हमेशा आखिरी मार्क एंटी लॉग में फंसता है, और वही वैल्यू दिया हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा। इसीलिए वो दो वैल्यू दिया। और अगर आपने एक याद रखना, ये तो जेई के लिए दिया होगा लेकिन बोर्ड में नहीं दिया होगा।
तो बोर्ड में नहीं दिया है तो केसी की वैल्यू सिर्फ क्या लिख दोगे, एंटी लॉग ऑफ 15.6, आपका आंसर वहीं करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कटेगा नहीं, ठीक है। या तो एंटी लॉग की वो वैल्यू दिए रहेंगे या तो वहीं पे आपको एंटी लॉग की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी पे काम चल जाएगा, इसी से लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डेनियल सेल, सबको पता है, बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो SRP ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ठीक। कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी फॉर डेनियल सेल, बस क्वेश्चन है, कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी फॉर डेनियल सेल। अब आपने कहा कि सर डेनियल सेल के लिए ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट, मैं मान गया, ओके। और एन की वैल्यू बताओ कितनी होती है डेनियल सेल के लिए, कितनी होती है, 2। रिएक्शन कोई किसी को याद है, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड, यही होगा। आपने कहा सर इस रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई, ई नॉट ऑफ द सेल 1.15 वोल्ट हो गया, डेल्टा जी का फॉर्मूला बताओ क्या, -n F ई नॉट ऑफ द सेल, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला। आपने लिखा n की वैल्यू लिखा आपने 296,500, ई नॉट ऑफ द सेल है 1.1 वोल्ट। ये आ गया 212,300, यही आ रहा ना, जूल पर मोल। तो आपने लिखा 2.123, यही है, 212.3 किलो जूल पर मोल। माइनस लगेगा भाई, दौड़ के लगेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। माइनस और प्लस के साइन में नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं इसमें। अगला सवाल, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। फॉलोइंग रिएक्शन लिख रहा हूँ। निकल सॉलिड है 2Ag प्लस, निकल सॉलिड प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन 2Ag प्लस, इसका दिया है 0.002 m, आगे हो रहा है Ni प्लस 2, Ni प्लस 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.16 m प्लस Ag सॉलिड, 2Ag सॉलिड। इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल है, ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू है 1.05 वोल्ट। चलो ईएमएफ निकालना, यानी कि क्या निकालना है, ई ऑफ द सेल। तो ई ऑफ द सेल डायरेक्ट लिखेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ एनोड बाई कैथोड। तो ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू दिया है 1.05 माइनस 0.059। क्या कोई मुझे n की वैल्यू बताएगा, 2 लॉग ऑफ ए नॉट की जगह क्या लिखूं, 0. ऐसे लिख देता हूँ अभी, तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे लिख देता हूँ, Ni प्लस 2 डिवाइडेड बाई Ag प्लस की कोई पावर होनी चाहिए क्या, कितनी, 2, 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Ni प्लस 2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.16 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, -3 की पावर 2।
क्या 4 × 10⁴ आ जाएगा? यही आएगा। -6 ऊपर गया। अब log 4 की वैल्यू सबको पता है। log 4 की वैल्यू कितना है बेटा? 0.60 प्लस 10⁴ की वैल्यू चलो फटाक से इसे कैलकुलेट करके फाइनल ई ऑफ द सेल की वैल्यू बताओ। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि ई ऑफ द सेल की वैल्यू 1.05, इस पूरे कैलकुलेशन से आया 0.13, तो 1.05 माइनस 0.13 आंसर है 0.92 वोल्ट। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों ने सफलतापूर्वक निकाल लिया। आपको कुछ मेटल्स दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि उनको इस तरीके से अरेंज करो कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सके। कर लोगे? कैसे, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, बस इतना बता दो। जिसका एसआरपी कम होगा या जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा? जिसका एसआरपी कम होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा? जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा। तो जिसका एसआरपी कम है वो जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे जिंक का एसआरपी कम होता है और कॉपर का एसआरपी ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो आपको अगर किसी डिस्प्लेसमेंट देखना तो आपको बेसिकली क्या देखना होगा, किसका एसआरपी कम है और किसका एसआरपी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg, जिंक है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Mg है और जिंक। कौन किसको किसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा? अब बताओ सबसे पहले कौन आएगा? Mg। उसके बाद एसआरपी का ऑर्डर लिखना है सबसे कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे कम एसआरपी किसका है? Mg का। उसके बाद एल्यूमिनियम, आगे जिंक, आगे। तो आपने कहा Mg एल्यूमिनियम को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, है ना, और एल्यूमिनियम जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा तो ऑर्डर क्या रहेगा एसआरपी देखकर? कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर? ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी लिख दोगे, इससे पता चल जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से लिखा हुआ है या रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से लिखा हुआ है? अब इसमें सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? कॉपर सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सबसे आसानी से रिड्यूस होगा। और Mg क्या होगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपको मान लो, सोचो जरा, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है तो इसका मतलब सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला सबसे पहले होगा और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बाद में होगा। तो ऑर्डर क्या यही रहेगा? हाँ या ना? बताओ एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर? क्वेश्चन फिर से पूछूं। क्वेश्चन है, मान लो ढेर सारे एलिमेंट आपको दे दिए गए, उन सारे एलिमेंट्स में से आपसे पूछ लिया जाए कि आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से नेचर के? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। किसका मतलब सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे आखिरी में लिखा जाएगा। अब सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे आखिरी में लिखा जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसआरपी वाला सबसे आखिरी में लिखा जा रहा है। तो ऑर्डर क्या है, कैसे रहेगा? इंक्रीजिंग। किसका? एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग नेचर में अगर यही पूछ लिया जाए अब क्या होगा? डिक्रीजिंग। आप नोट करके इस पॉइंट को लिख लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी हो जाएगा। और फिर
दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर अगर होगा तो क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कुछ पूछना है? इस वाले में भी कैसे करेंगे? कौन सा? अब इस वाले में आपसे पूछा जाए, मान लो क्वेश्चन ये एलिमेंट दे दिया और आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो ऑर्डर आपने ये लिख दिया। पहला क्वेश्चन तो यही हुआ। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जा रहा है। बताओ। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात किया जाए समझ लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जा रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या स्लैश एजेंट, या कभी कभी एजेंट या कभी कभी प्रॉपर्टीज पूछा जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। आज डेट कितना है? 17। या 15 का है, आगे वाले क्लास में। ठीक है, तो इस केस में अब सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे आखिरी वाला, सबसे बेस्ट वाला सबसे आखिरी में रहेगा। बताओ क्या लिखूंगा सबसे बेस्ट वाला सबसे आखिरी में? तो SRP के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उस केस में आपका आ जाएगा Mg Al Zn Cu, ये ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के केस में क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा? Cu Zn Al। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को? ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हो सकता है इस क्लासरूम में आपके पेपर हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग घर जाएंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशली NCERT के सारे, इसके पहले वाले सारे एग्जाम्पल, सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट करके लेके आना। बुक मिली क्या सभी लोगों को? अभी नहीं मिली ना?